Hello students, in this video I am going to start conservation theorem for system of particles. In the previous video we discussed system of particle motion. So in this video we start conservation theorem. So first theorem is theorem of conservation of linear momentum, यानी कि linear momentum की theorem को हम study करेंगे। तो देखिए इसमें भी क्या है कि if no external force act on a system of particles then its total linear momentum remain conserved, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा या टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसकी जो सिस्टम की जो लीनियर मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो देखिए जो सिस्टम ऑफ हमने कंसीडर किया, कोई भी एक एन पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर किया, तो इसमें देखिए इसमें जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो यहाँ पे हमें न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करना है। तो देखिए अगर हम एक पार्टिकल के लिए लिखते हैं तो हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो ये हम एक पार्टिकल के लिए मोमेंटम लिखते हैं। मोमेंटम यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एक पार्टिकल के लिए है। अब यहाँ पे मैं आई पार्टिकल लगा देता हूँ, तो हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है ith पार्टिकल के लिए लिख दी। अब हमने जो सिस्टम कंसीडर किया है उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये जो इक्वेशन लिखी जाएगी पूरे सिस्टम के लिए हम इसको सम कर देते हैं। और यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स आई के लिए था तो हमने यहाँ पे भी सम किया। तो यहाँ पे हम आई की जो वैल्यू वेरी करेगी वो 1 से n तक वेरी करेगी। यहाँ पे भी हम सम कर देते हैं तो जो आई की वैल्यू वेरी करेगी वो 1 से n तक वेरी करेगी। और इसको हम लिख देते हैं टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे भी अगर ये वेक्टर लेके चल रहे तो मैं वेक्टर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे ये जो है डी पी आई बाई डी टी है, इसको हम डॉट की टर्म में लिखते हैं तो ये लिखा जाता है हमारे पास पी आई डॉट। तो इस तरीके से ये हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। तो इसका हमने समेशन करना है तो i इज़ इक्वल टू 1 to n होगा। तो i की वैल्यू होगी 1 से n। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। तो इस तरीके से जो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लिखा है वो इस तरीके से, ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन लिखी है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ गई यहाँ पे इस तरीके से। तो अब देखिए ये जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी टी, इसको समेशन से बाहर ले सकते हैं हम। तो इसको हमने यहाँ पे समेशन से बाहर ले लिया तो अंदर जो बचेगा वो आएगा समेशन पी आई इज़ इक्वल टू एफ। अब देखिए यहाँ पे हमने ये पी आई क्या था, एक ये जो था ये ith पार्टिकल की मोमेंटम थी। अब जो सिस्टम जब हमने इसका समेशन किया i इज़ इक्वल टू 1 to n, तो ये जो मोमेंटम है ये सभी मोमेंटम का सम हो गया। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसकी मोमेंटम आ गई। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो हमारे पास P है यहाँ पे ये पूरे के पूरे सिस्टम की मोमेंटम है। तो ये होगा हमारे पास डी पी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ई। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसको देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें भी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो था, यानी कि जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं अगर वो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो डी पी बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब फिर से वही बात कि अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मोमेंटम का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो इसका मतलब जो मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हम पहली थ्योरम को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं सेकंड थ्योरम क्या है। थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की जो थ्योरम होगी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, इट स्टेट दैट इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि अगर कोई भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो उसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी। तो इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले एक पार्टिकल के लिए जो भी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है
वो होता है एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से, और ये हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे ये जो आर होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ये जो पी होता है ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम होती है। तो अगर हम ये ith पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे आई लगा देते हैं, यहाँ पे भी हम आई लगाएंगे और यहाँ पे भी हम आई लगाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने एंगुलर मोमेंटम लिखी ith पार्टिकल के लिए। उसके बाद सिस्टम के अंदर हैं हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सभी एंगुलर मोमेंटम का सम करेंगे, और वो जो सब की एंगुलर मोमेंटम होगी वो L के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हमने समेशन कर दिया सभी पार्टिकल के लिए, तो यहाँ पे ये फिर से समेशन आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हमें पता है कि जो ith पार्टिकल होगा, अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डी पी बाई डी टी। वो एक तो एक्सटर्नल फोर्स होगा जो बाहर से लगेगा, अगर हम ith पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, प्लस एक इंटरनल फोर्स होगा जो और पार्टिकल उस ith पार्टिकल पर लगाएंगे, तो ये हमारे पास एफ आई जे हो गया। और यहाँ पे समेशन आएगा क्योंकि जेथ पार्टिकल एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जे नॉट इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है। तो डी पी आई बाई डी टी अगर हम ith पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो वो हमारे पास आएगी एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ आर आई से क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ये जो टर्म है ये इस तरीके से आएगी और ये इस तरीके से आएगी। उसके बाद हमने क्या किया कि हम पूरे सिस्टम के लिए देख रहे हैं, तो हमने इसका दोनों तरफ समेशन किया। तो दोनों तरफ समेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी समेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी समेशन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो होगा ये डबल समेशन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हमने समेशन किया तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। यहाँ पे ये जो एक समेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये जो आई जे लिखे हैं ये कोमा लगा के लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये डबल समेशन है। अब देखिए हम यहाँ पे ये जो L की वैल्यू है, अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये जो L है यहाँ पे डी एल बाई डी टी हो जाएगा, और ऐसे ही राइट साइड में समेशन के साथ डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने यही किया है, ये जो L है इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी एल बाई डी टी होगा हमारे पास, तो ये होगा डी बाई डी टी समेशन ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। तो इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएशन किया। अब जैसे हम जो डी बाई डी टी है उसको समेशन से बाहर ले सकते, तो उसको समेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो डी बाई डी टी है इसको यहाँ पे समेशन के अंदर लिख दिया इस तरीके से। तो हमारे पास डी एल बाई डी टी की वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब देखिए इसमें जो ये टर्म है इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो पहले तो जो समेशन है उसको बाहर ही ले लेते हैं हम, आई की वैल्यू होगी 1 to n। अब प्रोडक्ट रूल से अगर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो होगा पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज इट इज़, यानी कि डी आर बाई डी टी इंटू पी आई। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी, प्लस अब फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा आर आई, और जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो सेकंड का होगा। ये हमारे पास इस तरीके से ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। तो ये जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से होगा। अब हम इन दोनों टर्म को यहाँ पर ये जो टर्म है इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो डेरिवेटिव होगा उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ये दो टर्म आएंगी, और वहाँ पे हमने समेशन को दोनों टर्म के साथ अलग अलग किया। तो अब देखिए यहाँ पे
ये जो dRI/dt है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये वेलोसिटी होगा। और यहाँ पे ये जो PI है ये मोमेंटम है, इसको हम लिख सकते हैं m/VI। तो यहाँ पे हमने इसको ये लिखा। अब जो m होता है उसको तो बाहर ले लेते हैं हम, तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा VI क्रॉस VI। तो ये सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए ये जो सेकंड टर्म होगी हमारे पास, ये जो टर्म होगी ये हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो जो हमारे पास dL/dt की वैल्यू बचेगी वो हमारे पास आएगी, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म आएगी। तो जो हमारे पास आता है वो आता है dL/dt इज इक्वल टू समेशन RI इंटू dPI/dt। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है। अब हम जो इक्वेशन 1.20 है उसको यहाँ पे dL/dt में पुट करते, तो जो हमारे पास dL/dt की वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये एक्सटर्नल टॉर्क की टर्म है, और ये जो टर्म है ये इंटरनल टॉर्क की टर्म है, क्योंकि इसमें जो फोर्स आ रहा है वो एक इंटरनल फोर्स आ रहा है। अब देखिए जैसे इंटरनल फोर्स Fij के इक्वल होता है, Fij ये माइनस ऑफ F(ji) के इक्वल होगा। तो ऐसे ही जो इंटरनल टॉर्क होगा वो भी एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं उसको किस तरीके से कैंसिल किया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे Fij, पहले तो ये हमें पता है कि ये Fji के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो टर्म होंगी ये इंटरनल टॉर्क की टर्म होंगी। इसको फिर वैसे ही लिख सकते हैं हम, 2 से इसको डिवाइड करके और इनके समेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ इनके समेशन में लिखेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा ये इस तरीके से, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो टर्म है इसमें Rij जो पोजीशन वेक्टर है और ये जो Fij है इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। आप लोग इसको यहाँ पे ये लिख सकते हो कि क्योंकि ये जो फोर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो इससे जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑन Ij होगा वो होगा माइनस टॉर्क ऑफ Ji, और इनका जो समेशन होगा फिर वो अपोजिट हो जाएगा। तो जो टोटल इंटरनल टॉर्क होगा ये यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये फैक्टर जीरो हो जाता है तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास dL/dt इज इक्वल टू समेशन RI क्रॉस FIE। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा। अब इसमें देखिए ये जो है ये एक्सटर्नल टॉर्क है, और सभी पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो हमने वहाँ पे समेशन लगाया। तो ये सभी पार्टिकल के लिए एक एक्सटर्नल टॉर्क हो गया, उसको हम और लिख लेते हैं ऐसे, इसको हमने एक्सटर्नल टॉर्क लिखा। अब जो स्टेटमेंट थी थ्योरम की वो ये कहती थी कि अगर जो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है सिस्टम पे अगर वो ज़ीरो है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल है। इसका मतलब जो ये क्वांटिटी होगी L ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो थ्योरम है ये इस तरीके से प्रूव होती है। इसी तरीके से हम थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है कंस्ट्रेंट मोशन एंड कंस्ट्रेंट्स, यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी, जब भी कोई भी सिस्टम है वो मूव करता है, या कोई भी पार्टिकल हम ले लेते हैं वो मूव कर रहा है, अगर हम उस पर कोई भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, कुछ कंडीशन लगा देते हैं, तो उन कंडीशन को हम कहेंगे कंस्ट्रेंट्स, और उसमें जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट मोशंस। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक पार्टिकल है उसको हम ये कहें कि उसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है, तो हमने यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाई है कि उसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करना है, वो ना तो दूसरे डायरेक्शन में जा सकता ना इधर जा सकता, वो सिर्फ एक एक्स एक्सिस के अलोंग ही जा सकता। अगर हम कहें
कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। तो अगर हम कहें कि कोई पार्टिकल है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में जा सकता है, तो वो ना तो वाई में जाएगा और ना जेड में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने कंडीशन लगाई, उस पर ये कंस्ट्रेंट हो गई, और उसकी जो मोशन है अब वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये जो मोशन है ये कंस्ट्रेंट मोशन होगी। अब इसके देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्पेसिफाइड पाथ सच एज मोशन ऑफ बीड एल स्लाइडिंग ऑन ए वायर, यानी कि जो बीड की जो मोशन होगी जो वायर पे स्लाइड कर रहा है वो भी एक कंस्टेंट मोशन है। इसके अलावा पेंडुलम की जो मोशन होगी वो भी एक कंस्टेंट मोशन है। जो पेंडुलम होता है वो इस तरीके से ओसिलेट करता है, तो वो एक टू डायमेंशनल मोशन है, वो वहाँ पे कंस्टेंट है कि उसकी जो मोशन होगी वो सिर्फ टू डायमेंशनल होगी। अब एक टू डायमेंशनल होगी तो और वो इस तरीके से रोटेट करा तो वो कुछ सर्कल का पार्ट होगा, तो वहाँ पे जो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। जैसे कोई भी सर्कल होता है इस तरीके से उसका एक सेंटर होगा, अगर हम उसका सेंटर लेते हैं ए तो उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन है जो सर्कल की इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम पेंडुलम के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है उसमें ये कहते हैं कि अगर हम कोई पार्टिकल ले रहे हैं और वो स्पेस में मूव कर रहा है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है कि वो एक स्फीयर के अंदर मूव करे जिसकी जो रेडियस है वो ए है, तो उसके लिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो स्फीयर की इक्वेशन लिखी जाएगी, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक स्फीयर की इक्वेशन है। तो इन सभी एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि ये जो कांस्टेंट है या ये जो कंडीशन है इनको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं, और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जाएंगी वो इस तरीके से लिखी जाएंगी एफ ऑफ आर वन आर टू आर एन टी। ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे आर वन आर टू इस तरीके से, और अगर वो टाइम भी उसमें इंक्लूड है तो वो वहाँ पे टाइम पे भी लिखा जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होगी ये पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने लिखा एक्स वाई जेड में लिखी इक्वेशन, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था उसमें एक्स वाई जेड थे, तो ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट थे। तो इसमें भी यहाँ पे एक इक्वेशन होगी जो किसका फंक्शन होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा, और अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो इस तरीके से हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेंगी। तो इस टाइप के जो कंस्ट्रेंट होंगे जहाँ पे हम मोशन को या कंस्ट्रेंट मोशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकेंगे उसको हम कहेंगे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। और जो दूसरा कंस्ट्रेंट होगा जिसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं लिख सकते उसको हम कहेंगे नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। तो ये हमारे पास होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक मोशन के कंस्ट्रेंट के टाइप आते हैं। होलोनोमिक वो है जिसमें हम जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसको हम एक इक्वेशन में लिख सकें, जैसे हमने वहाँ पे ऊपर लिखी कि जो पेंडुलम के लिए इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो ये एक कंस्ट्रेंट मोशन है। तो यहाँ पे हमने ये एक इक्वेशन में लिखी है तो ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। लेकिन ऐसी मोशन जिसमें हम उसको इक्वेशन में ना रिप्रेजेंट कर सके, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो एक नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वो नंबर ऑफ वे हैं, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे हैं जिसमें जो सिस्टम है वो मोशन कर सकता है और विदाउट वायोलेटिंग, यानी कि जो उस पर कंस्टेंट लगाए गए हैं उनको तोड़े बिना, उनको वायोलेट किए बिना अगर वो सिस्टम मोशन कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट वे को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कोऑर्डिनेट हैं या जो भी बचे हुए कोऑर्डिनेट हैं जो हम कंस्ट्रेंट को लगाते हुए हमें मोशन को डिस्क्राइब करने में यूज़ की जाती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है,
ना तो वो वाई के अलोंग मूव कर सकता और ना वो जेड के अलोंग मूव कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है, एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है और वो है एक्स। तो यहाँ पे ये जो एक्स है, यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया है ये। तो यहाँ पे ये जो है हमने कंस्टेंट भी लगा रखे हैं कि ये वाई पे भी नहीं जा सकता, जेड पे भी नहीं जा सकता, लेकिन जो पार्टिकल की मोशन है वो कौन बता रहा है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स होगा इसके लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमने कंस्टेंट के बारे में डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि जो इक्वेशन होगी वो पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म में होगी। तो ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है हमने, अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी बॉडी पे हमने के कंस्टेंट लगाए हैं तो उसके लिए पहले के लिए जो इक्वेशन होगी वो लिखेगी हम F1, वो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट के फंक्शन होंगे और वो भी एक इक्वेशन होगी, ये एक कंस्टेंट की इक्वेशन होगी। दूसरा कांस्टेंट लगाया है तो उसके लिए इक्वेशन होगी वो इस तरीके की होगी। तो इस तरीके से हमने के कांस्टेंट लगाए हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी। ये हमारे पास के इक्वेशन आ गई। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं हम उसको हम लिखते हैं F इज़ इक्वल टू 3n माइनस के। अब देखिए यहाँ पे ये 3n क्यों लिखा है। हमें पता है कि अगर कोई भी सिस्टम है उसके अंदर पार्टिकल है, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। अब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो एक के लिए 3 चाहिए, तो n के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3n। उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें से कुछ कंस्ट्रेंट लगा रखी, कुछ कंडीशन लगा रखी हैं। तो इस तरीके से वो जो कंडीशन है वो कोऑर्डिनेट की कंडीशन है, तो वो जो कंस्ट्रेंट है वो उसमें से माइनस हो जाते हैं। तो 3n में से हमने k को माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट बचेंगे उनको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे और यही कोऑर्डिनेट हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये लिखा भी हुआ है कि कोई भी f क्वांटिटी, यानी कि जो f क्वांटिटी हैं उनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे और उनको हम डिनोट करेंगे Q1 Q2, इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे Qf तक। ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर हमें जनरलाइज वेलोसिटी लिखनी हो तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, तो यानी कि dQ1/dt dQ2/dt, इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे f तक। तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 डॉट, क्योंकि डेरिवेटिव को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q2 डॉट। इस तरीके से हम, ये हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी होंगी। तो देखिए ये जो Q1 Q2 है ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट ही हों, ये कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं जो सिस्टम की पोजीशन को बताएंगे, जो सिस्टम की कंडीशन को बताएंगे, उनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो हैं ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, Q1 डॉट Q2 डॉट, इस तरीके से Qf डॉट, ये हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड one thing I want to say that if when you are watching this video, use copy and pen simultaneously and write step to step equation so that you can easily understand all the article. So please subscribe this channel and share this video. Thank you.